गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो हम लोग बात कर रहे थे ग्रेविटेशन के बारे में। पिछले वीडियो में हमने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन देखा था और फिर उसका एक क्वेश्चन भी बनाया था। क्वेश्चन सॉल्व हो गया था पिछले वीडियो में। एक बार बस क्विकली इसको रिवाइज करते हैं जो पिछले वीडियो में हमने सीखा था। इस तरह का सेटअप था हमारे पास। तीन मासेस हैं, एम एम एम, तीनों का वेट m है। ये तीनों एक इक्विलैटरल ट्रायंगल के यदि तीनों एंड्स पे तीन वर्टिसेस पे रखे हैं, ए बी और सी। ए बी सी एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो ये तीन मास यहां पे रखे हैं और एक मास 2m है जो कि इसके सेंट्रॉइड पे रखा है। तो क्वेश्चन में था कि इस 2m मास पे फोर्स कितना होगा। तो कैलकुलेशन हम लोग देख चुके हैं। एक बार जस्ट रिवाइज के लिए मैं बता देता हूं फिर से कि इसमें था कि इस g के ऊपर, ये जो मास g पर है, इसके ऊपर a के कारण फोर्स लगेगी, इसके ऊपर b के कारण फोर्स लगेगी और इसके ऊपर c के कारण भी फोर्स लगेगी। तीनों मासेस a, b और c इस 2m मास पे फोर्स लगाएंगे और इन तीनों का डायरेक्शन क्या होगा। डायरेक्शन अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू फोर्सेस है ना। a के कारण इस डायरेक्शन में होगी, एरो यहां लगा है। b के कारण इस डायरेक्शन में होगी, एरो दिख रहा है यहां पे। और c के कारण इस डायरेक्शन में होगी। ऑल द फोर्सेस, ग्रेविटेशनल फोर्स ट्राइज टू अट्रैक्ट द टू बॉडीज है ना। दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। मतलब ए जी को अट्रैक्ट करेगा तो जी इस तरफ खींचा जाएगा, बी जी को अट्रैक्ट करेगा तो जी इस तरफ खींचा जाएगा और सी जी को अट्रैक्ट करेगा तो जी इस तरफ खींचा जाएगा। तो फोर्स, टोटल फोर्स निकालना है। टोटल फोर्स इस वेक्टर सम, फोर्स इस वेक्टर क्वांटिटी हम लोग को पता है। फोर्स ऑन जी ड्यू टू ए, जिसका डायरेक्शन पिक्चर में दिया हुआ है यहां पर। फोर्स ऑन जी ड्यू टू बी, जिसका डायरेक्शन फिर से दिया हुआ है पिक्चर में। एंड फोर्स ऑन जी ड्यू टू सी, इसका डायरेक्शन भी यहां पर दिया। और चूंकि ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ये एंगल्स भी हमें पता है 120 डिग्री, सारे एंगल्स हैं 120 डिग्री 120 डिग्री। यदि एक एक्स एक्सिस हम लोग इधर बना लेते हैं जैसा कि दिया हुआ है, तो एक्स एक्सिस से सी का डिस्टेंस नापेंगे तो 30 डिग्री होगा। यह एंगल तो 90 डिग्री है ही, इसमें कोई डाउट नहीं है, यह 90 डिग्री की एंगल है। तो अब इन तीनों का मैग्नीट्यूड, फोर्स ऑन जी ड्यू टू ए, फोर्स ऑन जी ड्यू टू बी और फोर्स ऑन सी ड्यू टू जी ड्यू टू सी, इन तीनों का मैग्नीट्यूड जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इनटू m1 जो कि m है, इनटू m2 जो कि m है, डिवाइड बाय r स्क्वायर, चाहे जो भी डिस्टेंस हो। ये डिस्टेंस कौन सा होगा, यह डिस्टेंस होगा है ना, यह डिस्टेंस होगा। तो तीनों का मैग्नीट्यूड जो होगा जी एम स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर होगा। और एंगल 120 डिग्री है तीनों के, तो तीनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। क्लियर है बात। इस तरह से फोर्स हम लोग निकालते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स, नेट ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे निकालेंगे, इस तरह से निकालेंगे। फिर इस क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट है कि यदि एक मास को बदल दिया जाए, मास एट वर्टेक्स ए इज डबल्ड, वर्टेक्स ए पे जो मास है उसको डबल कर दिया जाए, यहां पे जो मास है इसको यदि m की जगह 2m कर दिया जाए, इस m को हटा करके यहां पे 2m रख दिया जाए, तो फोर्स क्या होगा। फिर से डायरेक्शन तो यही रहेगा, डायरेक्शन यही रहेगा। मैग्नीट्यूड में अब थोड़ा सा फर्क आएगा है ना। यहां पे 2m हो गया है, ये m है, यह m है। मैग्नीट्यूड में थोड़ा सा फर्क आएगा तो हम लोग वेक्टर क्वांटिटी से फोर्स निकाल सकते हैं। इसका डायरेक्शन यह है, इस फोर्स का डायरेक्शन यह है, इस फोर्स का डायरेक्शन यह है। फिर इन वेक्टर्स को ऐड अप करना है और ऐड अप करने के बाद एक कुछ रिजल्टेंट फोर्स हम लोग की आ जाएगी। ओके, कैलकुलेशन हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके थे, मैं फिर से कैलकुलेशन नहीं करूंगा, कॉन्सेप्ट समझ लेना है। तो यह था हमारा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो अब बात आती है अर्थ ग्रेविटी की।
अर्थ ग्रेविटी की बात आती है। जब भी हम लोग किसी दो ऑब्जेक्ट के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करते हैं तो वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं, और जब हम लोग अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करते हैं ना, उसको ग्रेविटी बोलते हैं। अर्थ ग्रेविटी इज इक्वल टू अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स। मतलब ग्रेविटी इज स्पेशली फॉर अर्थ। अर्थ के केस में जब हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करते हैं तो उसको सिर्फ ग्रेविटी बोल सकते हैं, है ना। यहाँ पे ग्रेविटी के साथ अर्थ लिखने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ ग्रेविटी लिखने से सफिशिएंट है। तो अब अर्थ की ग्रेविटी हम लोग कैसे निकालेंगे? ग्रेविटेशनल फोर्स, अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स जिसको हम लोग ग्रेविटी भी बोलते हैं, वह कैसे निकालेंगे? तो अर्थ हमारा एक स्फीयर है ना। इसका मास क्या है? जो भी होगा, कुछ बहुत बड़ी क्वांटिटी होगी। और रेडियस ऑफ अर्थ पता है क्या है? रेडियस ऑफ अर्थ अप्रोक्सीमेटली 6400 किलोमीटर है। रेडियस, सिर्फ रेडियस की बात कर रहे हैं हम लोग, डायमीटर की बात नहीं कर रहे हैं। रेडियस इज 6400 किलोमीटर। और एक ऑब्जेक्ट यहां पर अगर रखा हुआ है जिसका मास m है और यह हमारा अर्थ है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कहां से नापना है? देखो हमारा जो फॉर्मूला था ना, Gm1m2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। डायरेक्शन एट्रैक्टिव होगा। अर्थ, ये ऑब्जेक्ट जो है अर्थ पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, और अर्थ जो है इस ऑब्जेक्ट पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। इसको अर्थ लिख देता हूं। अर्थ के ऊपर फोर्स लगेगी इस डायरेक्शन में, और इस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगेगी इस डायरेक्शन में। तब यहां पे एक बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग सवाल आता है कि एवरी ऑब्जेक्ट फॉल्स डाउन ऑन अर्थ। एवरी ऑब्जेक्ट फॉल्स डाउन ऑन अर्थ। अर्थ तो उस ऑब्जेक्ट के पास नहीं जाता है ऊपर की तरफ। 9th में भी पढ़ा होगा ये क्वेश्चन। फिर से मैं क्विकली बता देता हूं। अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, जो अर्थ पे लगेगा और जो उस ऑब्जेक्ट पे लगेगा, दोनों तो यही रहेगा। Gm1m2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू एफ मान लो। तो एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ जब निकालेंगे हम लोग तो क्या होगा? एफ डिवाइड बाई मास ऑफ अर्थ, है ना। मास ऑफ अर्थ चूंकि बहुत बड़ा है, इसलिए अर्थ का एक्सेलरेशन इज वेरी वेरी स्मॉल। बहुत स्मॉल क्वांटिटी होता है, जो कि अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0 हो जाता है। और एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट जो होगा, इसी फोर्स, यही जो फोर्स है ना, इसी को m से डिवाइड करना है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट से। तो अब ये फोर्स है ना, स्मॉल नहीं होता है। ये एक्सेलरेशन इज सम मेजरेबल एक्सेलरेशन। चलो, ये तो 9th का क्वेश्चन था जो मैंने एक बार डिस्कस कर दिया। खैर, हमारा अभी का क्वेश्चन है, अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स निकालने के लिए डिस्टेंस कहां से नापेंगे? सेंटर से नापेंगे। सेंटर यदि O है तो सेंटर से डिस्टेंस नापेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। किसी को नहीं है कोई डाउट? नहीं है, सिंपल सी बात है, सेंटर से ही नापेंगे। लेकिन अगर अर्थ का मास, अर्थ का डिस्टेंस सेंटर से नाप सक रहे हैं, कोई एक पार्ट तो है अर्थ का मास, यहाँ पे पॉइंट मासेस में अगर डिवाइड करेंगे, कुछ यहाँ पे है, कुछ यहाँ पे है, कुछ यहाँ पर है, कुछ यहाँ पे है, कुछ यहाँ पे है, और ये डिस्टेंस जो है ये 6400 किलोमीटर, कोई छोटा सा डिस्टेंस नहीं है। छोटा सा डिस्टेंस नहीं होता है। 6400 किलोमीटर बहुत बड़ा डिस्टेंस है। इस पूरे डिस्टेंस को अप्रोक्सीमेट करके सेंटर पे ला देना, क्या ये एक्सेप्टेबल है? क्या ये सही है? नहीं ना। कि हम लोग छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स को पॉइंट मास मान लेते हैं, कि जब इतने बड़े ऑब्जेक्ट की बात होगी तो इसको समझने के लिए एक एनालॉजी है हमारे पास। एक सेल लेते हैं, एक सेल, मेटेलिक सेल या कुछ किसी भी चीज का सेल जिसका कुछ एक मास है, कुछ एक रेडियस है ना। अर्थ को भी इसी तरह का एक सेल से, ये लेने का कारण यह कि हम लोग अर्थ को इससे अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं ना, कि अर्थ के ऐसे अलग अलग सेल्स ले सकते हैं, हम लोग कंसिडर कर सकते हैं कि अर्थ इज मेड अप ऑफ डिफरेंट सेल्स। ज्योग्राफी में भी पढ़ा है, मेंटल क्रस्ट मेंटल कोर अलग अलग है, कोर के 2 लेयर्स हैं। खैर, ज्योग्राफी की हमें बात नहीं करनी है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में या कॉन्सेंट्रिक सेल्स में अर्थ को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। और एक सेल, इस सेल की अगर बात करें तो इसका सेंटर से डिस्टेंस तो फिक्स है, किसी भी एक को ले लो, है ना।
सेंटर से डिस्टेंस फिक्स्ड है, तो अब एक एक सेल का अलग अलग अगर ग्रेविटेशनल फोर्स निकाल लें, है ना, एक एक सेल का अगर अलग अलग ग्रेविटेशनल फोर्स इस मास के ऊपर निकाल लें तो हमारा काम बन जाएगा, काम बन जाएगा। तो ऐसा इसका प्रूफ हमें नहीं पढ़ना है, कैसे निकालेंगे ये सब कुछ नहीं पढ़ना है, सिंपली यह कैलकुलस से कैलकुलेट करके देखा गया है कि यदि एक सेल है, स्फेरिकल सेल है इस तरह का, और एक मास है यहां पर m, सेल का मास कैपिटल M है ना, ये हॉलो सेल है, हॉलो सेल, अंदर में कुछ भी नहीं है इसमें। तो इन दोनों के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा इट विल बी एस इफ ये पूरा का पूरा मास इज कॉन्सेंट्रेटेड एट द सेंटर। बात समझ में आ रही है क्या बोला मैंने? इस पूरे सेल का मास सेंटर पे हो, इस तरह से यह बिहेव करेगा। तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है इसको R मान लो, तो ग्रेविटेशनल फोर्स हम लोग की होती है G कैपिटल M इंटू स्मॉल m डिवाइड बाई R स्क्वायर। सेंटर ऑफ मास, ये जो सेल है इसका सेंटर ऑफ मास सेंटर पे है, तो ये मास इसी तरह से बिहेव करेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स भी इसी तरह से निकलेगी कि पूरा का पूरा मास उस सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड है। देखो कोई कुछ मास है जिसका डिस्टेंस यहाँ पे है कम है, कुछ मास है जिसका डिस्टेंस ज्यादा है, यहां भी है, यहां भी है। अब चूंकि ये स्फेरिकल सेल है तो एक दूसरे का इफेक्ट ये लोग कैंसिल आउट कर देते हैं, और दिस सेल बिहेव्स एज इफ द मास इज कॉन्सेंट्रेटेड एट द सेंटर। ठीक है, चलो ये बात तो ठीक है, जब ये मास इस सेल के बाहर है तब इस पूरे सेल के मास को सेंटर पे मान लेते हैं हम लोग। लेकिन वहीं अब मानो कि एक मास है m2 जो सेल के अंदर है, m2 इस सेल के अंदर कोई मास है, तो m2 के ऊपर व्हाट विल बी द ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाइड बाय द सेल। बात समझ में आ रही है? इस m2 मास के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स इस सेल के द्वारा अगर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? सेंटर से डिस्टेंस नाप दिया जाए, ये डिस्टेंस d मान लो, d इज स्मॉलर देन r, डिस्टेंस नाप दिया जाए, तो g कैपिटल M स्मॉल m डिवाइड बाय d स्क्वायर। यह गलत है, ऐसा नहीं होता है। यदि उस सेल के अंदर कोई मास है तो उसके ऊपर यह फोर्स नहीं लगती है, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स लगेगी वो F इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये ऐसा पाया गया है, कैलकुलस से कैलकुलेट करके इस सेल को अलग अलग ऐसे पीसेस में डिवाइड करके फिर हर एक स्मॉल पीस ऑफ मास से ग्रेविटेशनल फोर्स निकाल करके फिर टोटल मास को, टोटल फोर्स को एडअप किया गया, वेक्टर सम लिया गया, और सब तब जाकर के आंसर आता है हमारे पास फोर्स इज इक्वल टू 0। यह सारा काम कर रखा है लोगों ने, रिजल्ट हमें सीधा सीधा दे दिया गया है कि फोर्स इज इक्वल टू 0। मतलब एक सेल के अंदर, एक सेल, हॉलो सेल के अंदर कोई मास रख दें तो उन दोनों मासेस के बीच में जो एक कैपिटल M सेल का मास होगा और एक अंदर जो मास है स्मॉल m, इन दोनों के बीच में फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स 0 होगी। ओके ओके, ऐसा तभी होगा व्हेन द सेल इज यूनिफॉर्म, व्हेन द सेल इज यूनिफॉर्म। अब इसको यूज करके, इसी दोनों कॉन्सेप्ट को यूज करके हम लोग अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स निकाल सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, है ना। अर्थ को ऐसे जैसे हॉलो सेल्स में डिवाइड कर दिया, एक सेल यहाँ, एक सेल उससे छोटी, एक सेल उससे छोटी, एक सेल उससे छोटी, एक सेल उससे छोटी, एक सेल उससे छोटी। इफेक्टिवली हर एक सेल का सेंटर ऑफ मास कहाँ है? सेंटर ऑफ मास इज एट द सेंटर, है ना, सेंटर ऑफ मास सेंटर पे है। तो हर एक सेल विल बिहेव एज इफ gravitational force is acting between a mass placed at the center here and between the object placed here। ठीक है, तो ये डिस्टेंस यदि r है तो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना हो जाएगा? F इज इक्वल टू जी मास ऑफ अर्थ m e इंटू m प्लस डिवाइड बाय r स्क्वायर। यहाँ रेडियस ऑफ अर्थ नहीं लेना है, r ही नहीं लेना है, क्योंकि रेडियस से अलग है डिस्टेंस, है ना। रेडियस यहाँ तक ही, अर्थ का रेडियस तो यहाँ तक है, अर्थ का रेडियस तो यहां से यहां तक है सिर्फ, लेकिन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच का डिस्टेंस यह ज्यादा है, तो वो डिस्टेंस लेना है, आर स्क्वायर लेना है। अर्थ के रेडियस से हमें कोई काम नहीं है। तो ये दो रिजल्ट्स हैं जो हमें यूज करने हैं।
इसी को टेक्स्ट बुक में जिस लैंग्वेज में लिखा था मैंने यहाँ पे भी लिख दिया है। पहला, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन हॉलो स्फेरिकल सेल ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी। अब देख लो यूनिफॉर्म डेंसिटी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डेंसिटी यदि यूनिफॉर्म नहीं होगा तो ये नहीं होगा यूनिफॉर्म डेंसिटी। Hollow spherical cell of uniform density and a point mass situated outside it, as if the entire mass of the cell is concentrated at the center of the cell. यदि point mass सेल के बाहर है, point mass यदि सेल के बाहर है तो हम लोग मान सकते हैं कि सेल इज ए point mass located at its center. और वहीं force of attraction due to hollow spherical cell of uniform density on a point mass inside it, inside the cell, देखो पॉइंट मास इनसाइड इट, तो फोर्स कितना आएगा 0। एक स्फेरिकल सेल, हॉलो स्फेरिकल सेल यदि है, उसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट अगर है तो सेल के कारण उस ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगी। स्ट्रेंज है, स्ट्रेंज है ना कि सेल है उसके चारों बगल से फोर्स लगनी चाहिए और कैलकुलेट करके कुछ रिजल्ट आना चाहिए था, नॉन जीरो आना चाहिए था, क्योंकि डिस्टेंस किसी हर एक पार्टिकल अलग अलग डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, लेकिन कैलकुलेट करके आंसर 0 ही आता है। ओके तो अब बात आती है ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या होता है? क्या होता है? ये F इज इक्वल टू G(m1 m2) डिवाइड बाई आर स्क्वायर। इसमें ये जो G आया है ना, ये G कैसे मेजर करेंगे? इसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। इसका यूनिट क्या है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये सब कुछ पता चल चुका है ना। अब इसको मेजर कैसे किया जाए? एक साइंटिस्ट था हेनरी कैवेंडिश। साइंटिस्ट था हेनरी कैवेंडिश। उसने क्या किया, एक स्ट्रिंग से, नहीं स्ट्रिंग नहीं, ये मेटेलिक वायर है, एक मेटेलिक वायर, अब लिखता हूं मैं यहां पे, मेटेलिक वायर से एक रॉड को ऐसे लटकाया। ये रॉड है, मेटेलिक वायर से एक रॉड को लटका दिया और उसके दोनों एंड पे पॉइंट मासेस लगाए। ए यहां पर रेड कलर में यह है, और बी, इस रॉड के दोनों एंड पे पॉइंट मासेस लगा दिया। ठीक है, S1 S2 मैं बता रहा हूं, पहले सेटअप समझ लो। ये एक मेटेलिक वायर से एक रॉड को लटकाया, इस तरह से बैलेंस किया अच्छे से कि क्या है, जैसे अगर मैं यहां से एक स्ट्रिंग से इसको लटकाने की कोशिश करूंगा, ये पेन है, इधर दिखेगा, हाँ यह पेन है, ये एक मेटेलिक रॉड है, इसको मैं एक स्ट्रिंग से ऐसे लटकाने की कोशिश करूंगा तो अनबैलेंस होगा ना, इधर झुकेगा इधर झुकेगा। उसको ठीक से बैलेंस करके इस तरह से लटकाया कि ये हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, और इसके दोनों एंड्स पे मास लगा दिया ए और बी। ठीक है, तो अब क्या है, हमने एक स्ट्रिंग से लटकाया है इसको, स्ट्रिंग वायर से लटकाया, स्ट्रिंग से नहीं लटकाया, वायर से लटकाया इसको, वायर है यहाँ पे। तो यदि इसको रोटेट करेंगे हम लोग तो ये वापस अपने पोजीशन पे आने की कोशिश करेगा, है ना। थ्रेड नहीं है जो कि रोटेट हो जाएगा, एक वायर है, यह एक वायर से लटका हुआ है, जो वायर इसको रेसिस्ट करेगा। इस तरह से अगर घुमाने की कोशिश करेंगे तो वायर इसको रोकने की कोशिश करेगा। ठीक है, वायर इसको रोकने की कोशिश करेगा। अगर हम लोग इसको रोटेट करते हैं एंगल थीटा से, एंगल थीटा से अगर अब इस फेस पे नहीं जा रहे अभी हम लोग, पहले इस कॉन्सेप्ट को समझ लो। एंगल थीटा से यदि इसको रोटेट करते हैं तो k टाइम्स थीटा टॉर्क लगाएगा, ये वायर विल अप्लाई टॉर्क, वायर विल अप्लाई टॉर्क। कुछ कुछ हिंट लग रहा है अब क्या करने वाले हम लोग। वायर इतना टॉर्क लगाएगा, k टाइम्स थीटा टॉर्क लगाएगा, यदि इस सेटअप को हम लोग डिस्टर्ब करके कुछ इस तरह से करने की कोशिश करते हैं तो ओके, वायर यह टॉर्क लगाएगा। और तो ये के हमें पता चल सकता है, मेजर कर सकते हैं हम लोग के, है ना। एक एक्सटर्नल फोर्स लगा करके मेजर कर सकते हैं कि कितना फोर्स लगाने से कितना रोटेट हो रहा है।
लाइक ये सेम एज लाइक एक स्प्रिंग में एक मास अटैच्ड है, यहाँ पे एक मास लगा हुआ है, इसमें एक फोर्स इधर से लगा रहे हैं, फोर्स एफ, तो स्प्रिंग भी इधर से ठेलेगी, है ना, स्प्रिंग इधर से पुश करेगी, फोर्स इधर से पुश कर रही है, तो बीच में कहीं पे एक बैलेंस बनेगा, वहां पे रुक जाएंगे हम लोग, होगा ना, ऐसा होगा। सेम केस यहाँ पे होगा, जब हम लोग इस पे एक टॉर्क बाहर से लगाएंगे इस सेटअप के ऊपर, और एक टॉर्क या मेटेलिक वायर लगाएगा, और दोनों जाकर कहीं पे बैलेंस कर जाएंगे, जहां पे के थीटा मेटेलिक टॉर्क में इस वायर के कारण टॉर्क होगा, और एक्सटर्नल टॉर्क हम लोग मेजर कर सकते हैं जो भी लगा रहे हैं। ओके, तो के हमें पता चल जाएगा, थीटा तो कितना घूम रहा है हमें पता चल ही जाएगा। तो अब आती है बात, इसको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट से क्या लेना देना। इसको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट से लेना यह है कि यदि एक स्फीयर यहां पर और एक स्फीयर यहां पे ले आया जाए, अभी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है ये रॉड, सीधी सीधी लाइन पे ए बी पे ही है अभी यह, और एक स्फीयर यहां पे और एक स्फीयर यहां पे ले आया जाए, तो क्या होगा, ये स्फीयर इसको इधर पुल करेगा, ये स्फीयर इसको इधर पुल करेगा, और दोनों मिलकर के एक टपल बना देंगे, कपल बना देंगे, टपल नहीं, कपल बना देंगे। यदि ये फोर्स F यहाँ पे है और यह फोर्स यहाँ पर F है यहाँ पे, तो इस एक्सिस के अराउंड टॉर्क कितना होगा, टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस बाय 2 इसके कारण, और फोर्स इंटू डिस्टेंस बाय 2 इसके कारण, तो इंटू 2 हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्टेंस, यह टॉर्क लगेगा। ग्रेविटेशनल टॉर्क की बात कर रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। जब दो स्फीयर, एक यहां पर एक यहां पे, देखो ऑपोजिट डायरेक्शंस पे स्फीयर को लाना है, एक जैसा स्फीयर इसलिए इधर बनाया है, जब इधर से दो स्फीयर्स को ले आएंगे तो एक फोर्स यहां पे लगेगी, एक फोर्स यहां पर लगेगी, और ये दोनों फोर्स मिलकर के एक कपल बनाएंगे। इस कपल तो इस फोर्स के कारण जो टॉर्क होगा वो निकाल सकते हैं हम लोग, F इंटू डी बाई टू इंटू टू, है ना, यह डिस्टेंस d बाई 2 है, यह फोर्स F है, एंगल 90 डिग्री है, तो क्रॉस प्रोडक्ट लेने के लिए 90 डिग्री, टॉर्क हमारा क्या आ जाएगा, टॉर्क इज इक्वल टू F इंटू डी बाई 2 इंटू 2 इज इक्वल टू F इंटू डी। ओके, तब हमने क्या बोला कि ग्रेविटेशनल टॉर्क जो लग रहा है यह फोर्स इंटू डी, ये फोर्स कितना अभी मेजर करेंगे हम लोग थोड़ी देर के लिए, मान लो वो F है, फोर्स इंटू डी, ये कितना हो जाएगा, G M स्क्वायर, दोनों का मास बराबर रखते हैं, सॉरी नॉट बराबर नहीं रखते हैं, इस स्फीयर का और इस स्फीयर का मास बराबर है m स्मॉल m, और इस स्फीयर का और इस स्फीयर का मास बराबर है कैपिटल M, G स्मॉल m कैपिटल M डिवाइड बाय डिस्टेंस, जो भी डिस्टेंस रखते हैं, जो भी डिस्टेंस हमने रखा होगा, मान लो a डिस्टेंस है, a स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय d, है ना, d यह डिस्टेंस है d, यह ग्रेविटेशनल टॉर्क आ गया हमारे पास, और ये किसके बराबर होना चाहिए, k इंटू थीटा के बराबर होना चाहिए, k इंटू थीटा के बराबर ये होना चाहिए, इज इक्वल टू k इंटू थीटा। थीटा भी हम लोग मेजर कर सकते हैं, k हमें पहले से पता था, d हमें पता है, a हमें पता है, m हमें पता है, यह m भी हमें पता है, तो g निकल जाएगा, g इज इक्वल टू k इंटू थीटा इंटू ए स्क्वायर डिवाइड बाय स्मॉल m इंटू कैपिटल M इंटू डी। कौन सी चीज क्या है समझ में आ रहा है ना, d या डिस्टेंस है, a इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है, जो यहां पे डिस्टेंस लेंगे वही डिस्टेंस यहां पे लेना है, स्मॉल m छोटे वाले स्फीयर का मास है, कैपिटल M बड़े वाले स्फीयर का मास है, k इसका कांस्टेंट होगा, एक वायर के लिए कांस्टेंट होता है, रोटेट करने से कितना रेसिस्ट करता है वो, थीटा कितने एंगल पे ये घूमा, ये सब कुछ पता करके कैवेंडिश ने सारी वैल्यूज यहाँ पे डाली और जी की वैल्यू निकाल दी। जी की वैल्यू तो याद होगी, 9th स्टैंडर्ड में याद कर लिया था, क्या था वो जी का वैल्यू, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइड बाई kg स्क्वायर, यही वैल्यू आई थी, कैवेंडिश को आई थी, वही हमने पढ़ी थी 9th में, सेम है, सिंपल से सेटअप से क्या कर दिया, न्यूटन अंकल ने ग्रेविटेशनल लॉ दे दिया और हेनरी कैवेंडिश ने आकर के ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को मेजर कर दिया।
दिमाग लगाया। तो यदि किसी ने बुक पढ़ा होगा तो उसको पता होगा कि यहाँ पे लिखा है लेड स्फेयर को यूज कर रहे हैं हम लोग। ये भी दोनों भी लेड के हैं, ये S1 S2 भी लेड के हैं और ये S2 भी यूज कर सकते हैं हम लोग, एक नहीं मल्टीपल ऑब्जर्वेशंस लेने के लिए। तो लेड स्फेयर क्यों, वाई लेड, लेड स्फेयर क्यों? बिकॉज द डेंसिटी ऑफ लेड इज वेरी हाई, डेंसिटी ऑफ लेड इज वेरी हाई। और ये वैल्यू देख रहे हो कितना कम होने वाला है। मास, अगर ये जी अपने आप में इतना छोटा है 10⁻⁻11, इनका मास भी यदि कम हो जाएगा तो मेजर कर पाएंगे क्या? कर ही नहीं पाएंगे, कोई सवाल ही नहीं है। तो मास को ज्यादा करने के लिए लेड यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि लेड की डेंसिटी इज हाई, डेंसिटी इज हाई। ओके, चलो इस वीडियो में अब आगे नहीं जाऊंगा, आगे टॉपिक सभी डिस्कस नहीं करूंगा मैं, इसको स्टॉप करो। बहुत सारी कॉन्सेप्ट्स की बात हुई है इस वीडियो में, इस सेटअप के बारे में, और पहले जो हमने बात की स्फेरिकल सेल के अंदर अगर एक ऑब्जेक्ट है तो उन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा। समझ में आता है बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है एक बार फिर से देखो, फिर भी नहीं आता है मुझे कमेंट करो, मैं हेल्प करूंगा, लेकिन दिमाग में सेट होना चाहिए इसको। इसी के ऊपर बेस्ड है आगे का पूरा चैप्टर। ओके, बाय बाय।